नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी जीके के उन टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं जो लेटेस्ट पैटर्न में प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि संस्थान हैं, इमारतें हैं, स्थापत्य कला है, पर्यटन है और भी बहुत सारी जानकारियां, शहरों के परिवर्तित नाम। जो लेटेस्ट पैटर्न है यूपी ट्रिपल एस सी का, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। क्लास में निरंतर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारा उद्देश्य होता है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना, और वही आज हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की ये पीडीएफ लोअर बैच में, फॉरेस्ट गार्ड बैच में, एजीटीए बैच में, यूपी पुलिस बैच में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप भी उनसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन। तो इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, मैं आपसे यूपी एजीटीए के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहां पर आपको आपके सिलेबस के अनुसार 15 प्रैक्टिस सेट के साथ एक सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है, और 2025 का ग्रेड 3 का आपका यहां पर व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेगा। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर पहले प्रश्न पत्र पूरा दिया गया है, उसके बाद उसका आंसर की दी गई है, फिर उसके हर प्रश्न की व्याख्या दी गई है। और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर 1 भी दिखाता हूं। तो यहां पर पूरा आपको प्रश्न पत्र दिया गया है। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कुक्कुट आहार में निम्न में कितना तंतु होना चाहिए? तंतु यानी कि फाइबर। तो यहां पर आपका इंग्लिश वर्ड भी दिए गए हैं ब्रैकेट में, ताकि आप उसको समझ सकें। आप यहां पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की आंसर की भी दी गई है, और उसका भी व्याख्या सहित पूरा हल दिया गया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये बुक खरीद सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं यूपी जीके की, जिसमें संस्थान, इमारतें, स्थापत्य कला, पर्यटन और नाम परिवर्तन एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आजकल यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में, जहां पर प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरकारी संस्थानों से, जहां से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे आते हैं। पहले संस्थान का नाम है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसको CDRI कहते हैं शॉर्ट में। लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI, ये भी लखनऊ में स्थित है और 1953 में स्थापित हुआ। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR, ये भी लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI इज्जतनगर बरेली में स्थित है। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI इज्जतनगर बरेली में स्थित है। 1979 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान IIHT वाराणसी में अवस्थित है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR वाराणसी में स्थित है। 1999 में स्थापित हुआ। अभी हाल ही में लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG मखदुम मथुरा में स्थित है। 1979 में स्थापित हुआ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, झांसी में स्थित है। 1962 में स्थापित हुआ। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। 1974 में पूछा गया। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIES BUD नोएडा में स्थित है। 1983 में स्थापित हुआ। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में स्थित है। 1957 में स्थापित हुआ। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान विस्तार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में है। 1981 में स्थापित हुआ। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही में स्थित है और 2001 में स्थापित हुआ है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में स्थित है। 1966 में स्थापित हुआ। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। 1961 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र CAFRI झांसी में स्थित है। 1988 में स्थापित हुआ। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI प्रयागराज में स्थित है और 1966 में ये स्थापित हुआ।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपीसीएआर की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह राज्य में कृषि शोध का सबसे बड़ा निकाय है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने वाला यह मुख्य संस्थान कानपुर में स्थित है। पूर्व में इसे यूपीएसआईडीसी कहा जाता था। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। सांस्कृतिक एवं कला अकादमियों की अगर बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी स्थापना 1962 में होती है, मुख्यालय लखनऊ में है। यह अकादमी राज्य में चित्रकला, मूर्तिकला और ग्राफिक कला के प्रोत्साहन और विकास के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी स्थापना 1963 में होती है, मुख्यालय लखनऊ में है। इसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती के रूप में स्थापित किया गया। यह शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के संरक्षण का कार्य करती है। भारतीय नाट्य अकादमी स्थापना 1975 में होती है, मुख्यालय लखनऊ में है। आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर स्थापित है। यह संस्थान नाट्य कला और अभिनय का 2 वर्षीय गहन प्रशिक्षण प्रदान करती है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। मूल रूप से 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के रूप में स्थापित हुई। इसे 2022 में राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है और यह शास्त्रीय संगीत का देश का सिरमौर संस्थान है। राष्ट्रीय कथक संस्थान भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथक है, जो उत्तर प्रदेश की देन है। के लिए यह संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान और उर्दू अकादमी दोनों का मुख्यालय लखनऊ में है। हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई और उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला की, आर्किटेक्चर ऑफ यूपी। बात कर लेते हैं स्थापत्य कला की शैलियों की। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्थापत्य शैलियां पाई जाती हैं। मथुरा शैली, जो कुषाण काल में विकसित हुई, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था इसमें। दूसरी है सरकी शैली, जौनपुर में विकसित हुई, बिना मीनार वाली मस्जिदें इसका प्रमुख उदाहरण है। मुगल शैली आगरा और फतेहपुर सीकरी में विकसित हुई। इसमें संगमरमर का प्रयोग, लाल पत्थर का प्रयोग। 4 बाग शैली में इमारतों का निर्माण हुआ। अवध शैली लखनऊ में विकसित हुई, लखौरी ईंटें और स्टकों का प्रयोग हुआ। सरकी स्थापत्य कला की बात करें तो जौनपुर में यह विकसित हुई। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। सरकी वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी मस्जिदों में मीनारें नहीं होती हैं और इनकी दीवारें ढलवा होती हैं। उदाहरण के लिए अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद। बात करते हैं अवध स्थापत्य कला की, तो लखनऊ में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अवध के नवाबों ने इसे विकसित किया और इसकी प्रमुख विशेषताएं लखौरी ईंटों, पतली और छोटी ईंटों का प्रयोग हुआ। चूने, उड़द की दाल, गुड़ और सीप के मिश्रण से बने स्टकों लेप का प्रयोग हुआ। मछली की आकृतियों का सजावट में अत्यधिक प्रयोग हुआ। इसमें संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया। मुगल वास्तुकला आगरा। मुगल वास्तुकला ईरानी, फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पिट्राड्यूरा, सफेद संगमरमर पर कीमती रत्नों की जड़ाई की कला को पिट्राड्यूरा कहते हैं। भारत में इसका सबसे पहले प्रयोग आगरा के इत्मादुद्दौला के मकबरे में हुआ था। मंदिर स्थापत्य कला नागर शैली। तो उत्तर प्रदेश के मंदिर मुख्य रूप से नागर शैली में बने हैं। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर है, जो गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतीक है। यह भारत के शुरुआती शिखर युक्त मंदिरों में से एक है। मथुरा मूर्तिकला शैली, यह पूरी तरह से स्वदेशी शैली थी। इसमें बुद्ध की मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थीं। इसमें बुद्ध को मूछ विहीन, आध्यात्मिक और मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों की। तो अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों की। आगरा और फतेहपुर सीकरी की विश्व धरोहर इमारतें। ताजमहल शाहजहां द्वारा निर्मित है। मुख्य वास्तुकार इसके उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आगरा का किला, इसका निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था। इसके अंदर जहांगीरी महल स्थित है और इसे भी यूनेस्को ने 1983 में धरोहर स्थल में शामिल किया था। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो अकबर ने
इसे अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। पंचमहल बौद्ध विहार शैली में निर्मित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जोधाबाई का महल भी स्थित है। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया था। बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की। इसका निर्माण 1784 में अकाल राहत परियोजना के तहत नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। इसके मुख्य का हाल में बिना किसी खंबे वाली दुनिया की सबसे बड़ी छत है जो भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में, इसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहते हैं। इसका निर्माण 1838 में मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। इसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। बात करेंगे रूमी दरवाजा की, लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण 1784 में नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। यह तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है और इसकी वास्तुकला इस्तांबुल कुस्तुस्तुनिया के दरवाजे से प्रेरित है। सारनाथ वाराणसी, यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जो धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहलाया। यहाँ की मुख्य इमारतों की अगर बात करें तो धम्मेक स्तूप है। यह बिना किसी चबूतरे के धरातल पर बनाया गया एक ठोस बेलनाकार स्तूप है। ईंटों से निर्मित है और गुप्त काल का है। चौखंडी स्तूप की अगर बात करें तो अष्टकोणीय स्तूप है। मूल निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। अशोक स्तंभ जिसके शीर्ष पर 4 सिंह है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहीं से प्रेरित है। लगभग 250 ईसा पूर्व ये बनवाया गया था। बात करते हैं सिकंदरा जो आगरा में स्थित है। यहाँ अकबर का मकबरा स्थित है। ये मकबरा पिरामिड के आकार का है और इसमें गुंबद नहीं है। इसे अकबर ने ही शुरू कराया था और जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। कालिंजर का किला बांदा में स्थित है। ये किला विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। 1545 ईस्वी में इसी किले की घेराबंदी के दौरान शेरशाह सूरी की तोप फटने से मृत्यु हो गई थी। चुनार का किला मिर्जापुर, इसे पूरब का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका संबंध बाबर, शेरशाह सूरी और विक्रमादित्य से रहा है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है। ये गुप्त काल 5वीं शताब्दी का मंदिर है और पूरी तरह से पक्की ईंटों से बना भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। भीतरगांव का मंदिर भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अटाला मस्जिद इसे सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। आनंद भवन और स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित है। यह नेहरू गांधी परिवार का ऐतिहासिक निवास है। आनंद भवन 1930 में निर्मित है। स्वराज भवन को मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, जहां कांग्रेस समिति का मुख्यालय भी रहा। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध इमारतें, सरकारी भवन और उनके वास्तुकारों की। उत्तर प्रदेश का विधान भवन लखनऊ में स्थित है। 1928 में निर्मित हुआ। सर स्विंटन, जैकब और हीरा सिंह इसके मुख्य वास्तुकार हैं और अभी पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। फ्रैंक लक्ष्मण इसके वास्तुकार थे। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में स्थित है। चंद्रकांत सोमपुरा एवं आशीष सोमपुरा इसके मुख्य वास्तुकार हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर वाराणसी में स्थित है। बिमल पटेल, इन्होंने ही नया संसद भवन भी डिजाइन किया है। बिमल पटेल जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लाल पत्थर का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। ताजमहल आगरा में स्थित है। उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य डिजाइन करता थे। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। क्याफतुल्ला इसके मुख्य वास्तुकार थे। कानपुर मेमोरियल चर्च कानपुर में स्थित है। वाल्टर ग्रानविले इसके मुख्य वास्तुकार हैं। जामा मस्जिद आगरा में विस्तृत है और जहां आरा शाहजहां की पुत्री द्वारा निर्मित है। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त संस्थापक है और यह मंदिर संगमरमर पर उकेरे गए भारत के नक्शे के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। कियाफतुल्ला ने इसका वास्तु किया था। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक संस्थानों, जिलों व संस्थानों के परिवर्तित नामों के बारे में जो यूपीट्रिपलएससी का लेटेस्ट पैटर्न रहा है। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपको लगातार देखने को मिले हैं। प्रयागराज का जो पहले नाम था वो इलाहाबाद था। 2018 में इसका नाम बदला गया और प्रयागराज किया गया। अयोध्या जो वर्तमान नाम है, पहले नाम था फैजाबाद। 2018 में इसका नाम अयोध्या किया गया। कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर 2010 में किया गया था, फिर 2012 में वापस कानपुर देहात कर दिया गया। अमेठी की बात करें तो छत्रपति साहू जी महानगर 2010 में था, 2012 में वापस
अमेठी कर दिया गया। हापुड़ वर्तमान नाम है पंचशील नगर, 2011 में किया गया, 2012 में वापस हापुड़ कर दिया गया। शामली नाम वर्तमान है प्रबुद्ध नगर किया गया 2011 में, 2012 में वापस शामली कर दिया गया। संभल भीमनगर 2011 में नाम किया गया था, वर्तमान में फिर से वापस इसका 2012 में संभल कर दिया गया। कासगंज का जो पहले नाम बदला गया था वह काशी राम नगर किया गया था 2008 में, 2012 में वापस इसको कासगंज कर दिया गया। अमरोहा का नाम जो वर्तमान है इसको 1997 में ज्योतिबा फूले नगर किया गया था, 2012 में वापस अमरोहा कर दिया गया। हाथरस महामाया नगर 1997 में किया गया था, 2012 में वापस हाथरस कर दिया गया। बदोई संत रविदास नगर 1994 में किया गया था, 2014 में वापस बदोई कर दिया गया। प्रस्तावित नाम 2024-26 में तो यहाँ की जिला पंचायत नगर पंचायतों ने परिषदों ने कुछ नाम सुझाए हैं, जैसे अलीगढ़ का हरिगढ़ सुझाया है, फिरोजाबाद का चंद्रनगर, मैनपुरी का मयन नगर, सुल्तानपुरी का कुशवनपुर प्रस्तावित मांग की गई हैं और इनका संभव हो पाना अभी तो आसान नहीं दिख रहा है, भविष्य में कभी संभव हुआ तो हुआ। ये सारे नामों का इतिहास एक बार जरूर देख लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में जुड़े यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों की जिनके नाम बदले गए हैं, जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन वाराणसी का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन है। फैजाबाद कैंट का नया नाम अयोध्या कैंट है। अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम है। काकोरी कांड का नया सरकारी नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। प्रतापगढ़ जिले में स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम अब माँ बेहला देवी धाम हो गया। अंतु स्टेशन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम हो गया और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम हो गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पर्यटन की तो पर्यटन विभाग और नीतियां। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। नवीनतम उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 लागू है, जिसका उद्देश्य राज्य को देश का नंबर 1 पर्यटन स्थल बनाना है। महाकुंभ 2025-26 प्रयागराज। प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ये विश्व की सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। प्रमुख पर्यटन सर्किट तो यूपी में कुछ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्किट बनाए गए हैं, जैसे रामायण सर्किट, इसमें अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर और नंदीग्राम आते हैं। बुद्ध सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा आते हैं। कृष्ण या ब्रिज सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव आते हैं। महाभारत सर्किट में हस्तिनापुर, कांपिल्य, एटा और अहिछत्र आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहर और उनकी विशेषताएं, जैसे अयोध्या है, यहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, सरयू आरती है और लता मंगेशकर चौक भी यहाँ पर है, जहाँ पर विशाल वीणा के लिए ये प्रसिद्ध है। कनक भवन अभी हाल ही के किसी परीक्षा में पूछा गया था। वाराणसी की अगर बात करें तो ये 84 घाटों का शहर कहलाता है। दशाश्वमेध, 80 मणिकर्णिका घाट आदि यहाँ पर हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। जापान की सहायता से निर्मित शिवलिंग के आकार का ये भवन है। मथुरा वृंदावन की अगर बात करें तो बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर जो कृपालु महाराज द्वारा सफेद संगमरमर से निर्मित है। निधि वन है, बरसाना है जो लठमार होली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रयागराज की अगर बात करें तो त्रिवेणी संगम, अकबर का किला, पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट इसके अंदर है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, पूर्व नाम अल्फ्रेड पार्क था, और आनंद भवन। चित्रकूट की अगर बात करें तो मंदाकिनी नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ पर रामघाट है, कामतगिरी पर्वत है, सती अनसुईया आश्रम है। यहाँ पर गुप्त गोदावरी भी स्थित है। लखनऊ की बात करें तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ रेजिडेंसी 1857 की क्रांति का गवाह है। जनेश्वर मिश्र पार्क है, एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक है, और डॉक्टर अंबेडकर पार्क भी स्थित है। बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अगर बात करें तो कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर और राम
भर स्तूप भी स्थित है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, कहाँ पर? कुशीनगर में। श्रावस्ती की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए। यहाँ जेतवन विहार है और सहित महत खंडहर पर्यटन का मुख्य केंद्र है। कौशाम्बी यह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर प्रभासगिरी पर्वत भी स्थित है। इको टूरिज्म और प्रमुख वन्य जीव स्थल की अगर बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। बाघ और बारासिंगा के लिए यह प्रसिद्ध है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए इसे TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, ये यूपी का पहला सबसे पुराना 1957 में स्थापित वन्यजीव अभ्यारण्य है। सूर सरोवर कीटम झील आगरा में है। इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में स्थित है। इसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है। ये यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा गाजियाबाद में स्थित है। ये दिल्ली NCR में यमुना नदी पर स्थित एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। प्रमुख महोत्सव और मेले की अगर बात करें तो ताज महोत्सव आगरा प्रत्येक वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। अभी हाल की परीक्षा में पूछा गया था। सुलह कुल उत्सव आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बटेश्वर मेला आगरा में यमुना तट पर लगने वाला विशाल पशु मेला है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक है। और कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। हेरिटेज आर्क की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पर्यटन ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक हेरिटेज आर्क बनाया है, जिसमें 3 शहर शामिल हैं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। अब हम बात कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं किसने क्या बनवाया, इतिहास की महत्वपूर्ण इमारतें और उनके निर्माता। जामा मस्जिद आगरा में स्थित है, जहां आरा ने शाहजहां की पुत्री जो थी उसने इसका निर्माण करवाया। निर्माण वर्ष 1648 है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाई 1571 ईस्वी में। जामा मस्जिद जौनपुर हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में। मोती मस्जिद आगरा के किले में है, शाहजहां ने बनवाई है 1654 ईस्वी में। बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। नूरजहां ने बनवाया है अपनी पिता की याद में 1628 में। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। जहांगीर ने इसे पूर्ण करवाया, अकबर ने शुरू करवाया था और 1605 से 1613 ईस्वी के बीच में यह बना है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने बनवाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और यह 1602 ईस्वी में बना है। पंचमहल हवा महल जिसको कहते हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने बनवाया बौद्ध विहार शैली में। 1571 से 1585 तक इसका निर्माण चला। खास महल या दीवाने खास आगरा किला में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया है। 1636 से 1640 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य हुआ। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, आसिफुद्दौला 1784 में निर्मित है। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है, आसिफुद्दौला ने बनवाया 1784 में। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया 1838 ईस्वी में। छतर मंजिल लखनऊ में स्थित है, नवाब सआदत अली खान ने प्रारंभ किया। 1784 से 1814 ईस्वी तक इसका काम चला। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। इब्राहिम शाह सरकी 1408 में इसका निर्माण करवाता है। झांझारी मस्जिद जौनपुर में स्थित है, इब्राहिम शाह सरकी ही इसका निर्माण करवाता है 1430 में। लाल दरवाजा मस्जिद ये भी जौनपुर में स्थित है, बीबी राजी महमूद शाह की पत्नी ने इसका निर्माण करवाया 1447 ईस्वी में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, गुप्त शासक नागर शैली में बना है, गुप्त शासकों ने इसका निर्माण कराया। 6ठी शताब्दी का मंदिर है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में स्थित है, गुप्त शासकों का है और ईंटों से निर्मित है, 5वीं शताब्दी का यह मंदिर है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन मथुरा में स्थित है, राजा मान सिंह ने बनवाया है 1590 ईस्वी में। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है, अशोक मूल निर्माण करवाया और ये 5वीं शताब्दी में बना है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसके द्वारा आपका यूपी जीके की मोटी मोटी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो यूपी जीके के बेसिक और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं,
राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो भारत की कोकिला कहलाई, और ये भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। सीमांत जिले: सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र की अगर बात करें तो ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से घिरी हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की ये सबसे लंबी नहर प्रणाली है। गोकुल बैराज परियोजना ये मथुरा और आगरा की पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर ललितपुर, झांसी के पास स्थित है। इसी नदी पर माता टीला बांध भी स्थित है। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सर्वाधिक मेले: उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में 86 मेले लगते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता था सूती वस्त्र उद्योग के कारण, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं। ताला नगरी अलीगढ़ अपने बेहतरीन तालों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुरमा नगरी बांस बरेली, बरेली को सुरमा और बांस के उत्पादों के लिए जाना जाता है। नवाबों का शहर बागों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। ये अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्रांति नगर या कैंची नगर मेरठ को 1857 की क्रांति की शुरुआत और खेल के सामान और कैंची के लिए जाना जाता है। इत्र नगरी कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी रही है। पूर्व का सिराज जौनपुर को शिक्षा और कला के केंद्र के रूप में सिराज ए हिंद कहा जाता है। अफीम की फैक्ट्री: उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। यहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी स्थित है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को यहाँ बनने वाली कांच की चूड़ियों के लिए सुहाग नगरी कहा जाता है और यहाँ पर कांच का म्यूजियम भी बन रहा है। पेठा नगरी आगरा अपने पेठे के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आगरा में कीठम टेराकोटा कला गोरखपुर की मिट्टी के खिलौनों टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्राप्त है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चाकुओं के शहर की अगर बात करें तो रामपुर अपने रामपुरी चाकू और नवाबों के इतिहास के लिए जाना जाता है। सॉफ्टवेयर और आईटी हब: नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और आईटी हब है। सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो सोनभद्र जिले का चुर्क और डाला क्षेत्र सीमेंट कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन पॉटरी के लिए बुलंदशहर जिले का खुर्जा अपनी विशेष पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई। भारत कला भवन ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी बीएचयू परिसर में स्थित एक प्रमुख चित्रकला और कला संग्रहालय है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों की बात करें तो राज्य पुष्प पलाश टेसु, राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस और राज्य वृक्ष अशोक है। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, जो भारत और विश्व का पहला दिव्यांग विकलांग विश्वविद्यालय है। तो ये आपका आज का यूपी जीके का रिवीजन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। आज का आपका प्रश्न है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो गोरखपुर ज़िला है वो किस नदी के किनारे स्थित है। कमेंट करके बताइएगा। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में यूपी जीके का जो एजीटीए बैच है और जो फास्ट गॉड बैच है और जो यूपी जीके स्पेशल आपका चल रहा है जिसमें कंप्यूटर का अलग रहता है और यूपी जीके का, तो वहाँ पर ये सारी पीडीएफ्स आपको मैं लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूँ और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना।
लेखपाल की परीक्षा में हमारे बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ है और उनका रिवीजन का जो गति थी वो अन्य बच्चों से काफ़ी ज़्यादा थी। आप महीनों कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका वहाँ पर रिवीजन नहीं हो पाता है। एक बड़ी क्लास का एक बड़ा हिस्सा मास्टर के द्वारा सिर्फ कमेंट पढ़ने में ही जाया कर दिया जाता है। तो उस समय को बचाने के लिए आप हमारे साथ पढ़ रहिए, हमारे साथ पढ़िए और आपका समय भी बचेगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन भी हो जाएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।